जी, आज हमने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स देखने हैं जी एसआरएस के या किसी भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के एक क्वालिटी डॉक्यूमेंट क्या होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बाकायदा स्पेसिफाई होती हैं, डिफाइन होती हैं। उनको कहीं न कहीं राइट किया जाता है किसी प्रॉपर सूटेबल वे में फॉर्मली। ऐसे ही रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हवा में ज़बानी या ओरली जो है ज़बानी कलामी नहीं, ना तो ली जाती हैं, ना ही प्रोसेस होती हैं। उनको यस रिटन फॉर्मेट सर। में कोशिश की जाती दी जाती है और रिटन फॉर्मेट में ही उनको मेंटेन किया जाता है ताकि आने वाली जो फेजेस हैं रिक्वायरमेंट के बाद की उनमें उन रिक्वायरमेंट उन फेजेस के अंदर इन रिक्वायरमेंट से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके। अगर तो ज़बानी कलामी है, कोई आपने कोई फॉर्मल वे उसको अडॉप्ट नहीं किया लिखने के लिए या उसको स्पेसिफाई करने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमें पता है कि एसआरएस एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसके अंदर तमाम चीज़ें प्रॉपरली दर्ज की जाती हैं। एसआरएस इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग कस्टमर्स, एनालिस्ट एंड डिज़ाइनर्स। जो सपोर्ट टीम है, टेस्टिंग टीम है, इसके अलावा जितने भी बाद में आने वाले मराहल के लिए टीम्स काम करती हैं, उनके लिए एक डिक्शनरी का काम करती है। या एक गाइडलाइंस का, ये एक ट्रेनिंग मैनुअल जैसे होता है कि सम टाइम आप जैसे सेल फ़ोन लेते हैं तो उसके साथ छोटा-सा मैनुअल आता है, जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं कि जनाब आपने इस सेल फ़ोन को कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है? तो अगर आपने एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो वो कैसे होगी उसके लिए आपको पहले एसआरएस डेवलप करना पड़ेगा, जो कि आपको रहनुमाई प्रोवाइड करेगा कि जनाब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किस कैटेगरीज़ में लेके जाना है, ये फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, इनवर्स है, डोमेन है, कौन-सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको मैनेज करना आसान हो जाए। लेकिन मसला ये है कि अगर आपने रिक्वायरमेंट्स लिख ली, एसआरएस बना लिया, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये एसआरएस जो आपने बनाया है, ये डॉक्यूमेंट बनाया है, ये सही है, ये क्वालिटी का डॉक्यूमेंट है, या जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने लिखी हैं, वो बिल्कुल ठीक लिखी हैं। क्या ख़्याल है? इसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, कोई ना कोई पैरामीटर, कोई ना कोई ऐसी कोई उसको रिव्यू करने का प्रोसेस होना चाहिए, जिससे आइडिया हो कि ये एसआरएस जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स जो हमने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हैं, ये बिल्कुल एक अच्छे तरीके से हमने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है जी। तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपको पता है कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर के अंदर कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कोई ना कोई स्टैंडर्ड आप फॉलो करें जिनके तहत आप उनको इकट्ठा करें या उनको रिव्यू या प्रोसेस या डॉक्यूमेंट करें। रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कन्फ्लिक्टिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई किसी किस्म का कोई टेक्निकल एरर अगर आप फ़ील करते हैं तो वो उसमें से रिमूव होना चाहिए। और इसके अलावा एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स ना हो कि उन बिल्कुल क्लैरिटी हो। कि रिक्वायरमेंट जो है उनका मीनिंग वाज़ेह हो कि एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, आप आप उसको पढ़ें, तो ये ना हो कि आप उसका कोई और मीनिंग उसका समझ रहे हों, कोई दूसरा आपका टीम का मेंबर उसको रीड करे, तो वो समझे कि नहीं, इसका मतलब तो ये बनता है। तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट एम्बिगुअस है, वो क्लियर नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर उसको क्लियर होना चाहिए। हमें पता है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है यानी कि एसआरएस उसके अंदर क्या होता है या उसके अंदर क्या शामिल होता है। सबसे पहले फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ये हमें बड़ा अच्छे तरीके से पता है, हम बार-बार ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि जो एसआरएस है, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव या मेन उसका पर्पस जो है, वो रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना है। रिक्वायरमेंट्स को एक फॉर्मल वे से लिखना या उसको मैनेज करना। और उसमें हम देखते हैं कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सबसे 2 चीज़ें हैं, जो सबसे बड़ा पार्ट होती हैं, किसी भी एसआरएस का। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि कहीं ये चीज़ें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर हैं तो नहीं? क्योंकि ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस एसआरएस के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये तो हमने पढ़ा एसआरई के अंदर, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर कि जो एसआरएस है वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। लेकिन शायद ये नहीं पढ़ा कि कौन-सी चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए या किन-सी चीज़ों से हमें अवॉइड करना है कि कहीं ये चीज़ों या इन चीज़ों का ज़िक्र या इन एस्पेक्ट्स को हमने कहीं एसआरएस के अंदर डिस्कस तो नहीं किया, क्योंकि इनका कोई रेलेवेंस नहीं होती इनके। वो कौन-सी चीज़ें हैं जी? सबसे पहले प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर तो जस्ट एक पार्ट है, प्रोजेक्ट उससे बड़ी टर्म है या ओवरऑल एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है कि मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट को, एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपको कितने बंदे चाहिए? उनकी स्किल लेवल क्या हो, उनका एक्सपीरियंस लेवल क्या हो, सॉफ्टवेयर कब बनना शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, उसकी कॉस्ट कितनी होगी,
माइलस्टोन्स का मतलब कि उसमें डिफरेंट आपने फॉर एग्जांपल स्टेप्स रखे हुए हैं कि फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर जो 5 माह के अंदर बनेगा, तो आपने हर मंथ के बाद एक माइलस्टोन फिक्स किया हुआ है। इसका मतलब कि आप चेक करेंगे हर महीने के बाद कि जनाब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कितना बन गया या इतना बन जाना चाहिए। तो आप चेक करते हैं कि जितना हमने टारगेट सेट किया था कि पहले माह के एंड तक इतना सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाना चाहिए, क्या वो हो गया है? तो ये माइलस्टोन्स हैं। इस तरह के माइलस्टोन्स आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं कि 5 आपके मंथ के अंदर अगर सॉफ्टवेयर डेवलप होना है तो आप 5 माइलस्टोन बना सकते हैं। महीने बाद एक माइलस्टोन सेट कर लें, हफ्ते बाद कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी? तो माइलस्टोन बेसिकली आपको आपकी जो प्रीवियस प्रोग्रेस है और जो आइंदा आने वाला काम है, उनको थोड़ा-सा गेज करने में, चेक करने में हेल्प आउट करता है कि आपने अचीव क्या कर लिया है और आपने अभी डेवलप क्या करना है। पहला मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल गुज़रा, आपका सॉफ्टवेयर का 5 माह के अंदर सॉफ्टवेयर बनना है और आपका अंदाज़ा था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ गुज़र गया तो आपकी टोटल एप्लीकेशन का 1/5 जो है वो डेवलप हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, 1/5 की बजाय जो सॉफ्टवेयर है वो कम डेवलप हुआ तो इसका मतलब आप थोड़ा पीछे हैं। अगर आप इसी पेस से चलेंगे तो आपकी जो डेडलाइन है वो स्लिप हो जाएगी। आप 5 माह के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाएँगे। तो इसका मतलब है जैसे ही 1 माह गुज़रेगा तो आप फिर अपने काम को थोड़ा-सा स्पीड अप करेंगे और उन एरियाज़ पे फ़ोकस करेंगे कि जिनकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर डिले में जा रहा है। ताकि क्लाइंट की तरफ से आपको कोई एम्बैरेसमेंट जो है वो उसका सामना ना करना पड़े कि आप टाइम पे डिलीवर कर पाएँ उसको। इसके अलावा एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी हैं, किन एक्टिविटीज़ से गुज़र के या किन प्रोसेस से, किन फ़ेज़ेज़ से गुज़र के जो उसका एडमिन का प्रोसेस है, वो सारी कहानियाँ इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव या कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस के रिलेवेंट जो चीज़ें हैं, उनका ज़िक्र इसमें नहीं होगा। कोई डिज़ाइन्स, कोई पिक्चर्स, कोई ग्राफ्स, कोई ऐसी कोई चीज़ें, वो भी आप एसआरएस के अंदर आमतौर पे शामिल नहीं करते। क्योंकि डिज़ाइन या ग्राफ्स या पिक्चर्स जो हैं या इस तरह की जो फ्लो चार्ट्स वगैरह हैं, वो तो नेक्स्ट डिज़ाइन फ़ेज़ पे या एनालिसिस डिज़ाइन फ़ेज़ जो है, उसके अंदर डेवलप होते हैं और वो उस फ़ेज़ में ऐड होंगे। इसका मतलब कि अगर आपने कोई डिज़ाइन या ऐसी कोई चीज़ें ऐड की हुई हैं एसआरएस के अंदर, तो उनको वहाँ से निकाल लें, क्योंकि उनकी रेलेवेंस उससे एसआरएस से नहीं है या एसआरएस के साथ डिज़ाइन्स का कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान्स फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान्स और अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जब नॉन फंक्शनल हमने रिक्वायरमेंट्स देखी थी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल समटाइम आप कॉन्फ़िगरेशन और इस तरह के मामला जो हैं उनको देखते हैं, तो ये आप कोशिश करनी है कि आपने वालेकुम सर। सर मेरा ना इंटरनेट प्रॉब्लम था इसलिए सर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। जी ठीक है। हमने नहीं सर झूठ बोल। जी आफाक। सर जी ये हर लेक्चर में ऐसे करते हैं। अगर मैंने ना आना होता तो मैं भी ना आता ना सर, मैं वाकई लेट हो गया सर। नहीं वाकई लेट तो हो गए हो, वो तो जाहिर है। तकरीबन आधा घंटे के करीब लेट हो तुम। तो मैं वो प्रेजेंट सर लाइट चली गई थी सर। जाएंगे जी सर। अच्छा खैर जी, हम देख रहे थे कि एसआरएस के अंदर कौन सी सर मैं चीज़ें थोड़ा होनी लेट चाहिए, ये आऊंगा, तो मैं सभी जरा डिस्कस करते हैं। काम जा। ये तो सभी डिस्कस करते हैं, हम नॉर्मली रूटीन में पढ़ते हैं कि एसआरएस जो है वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, लेकिन इस स्लाइड में हम देख रहे थे कि जनाब कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है, वो इस एसआरएस का पार्ट नहीं होना चाहिए। अब जो हमारा मेन टॉपिक है कि एक जो एसआरएस है, क्वालिटी एसआरएस या एक अच्छा जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो कैसा होता है, या जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने लिखी हैं वो कैसे पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। अगर रिक्वायरमेंट ठीक है तो अल्टीमेटली आपका जो एसआरएस है वो क्वालिटी का डॉक्यूमेंट है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे कि जनाब ये चीज़ें जो हैं ये आपने ज़हन में रखनी है। अगर आप इन चीज़ों को इंश्योर करेंगे रिक्वायरमेंट्स को लिखते हुए, तो तभी आप ये कह सकते हैं कि आपका जो एसआरएस है वो एक क्वालिटी डॉक्यूमेंट है। सबसे पहली चीज़ करेक्टनेस। वापिस जी, एक हम देख रहे थे करेक्ट के रिक्वायरमेंट्स या आपका डॉक्यूमेंट करेक्ट कब है? एसआरएस कब करेक्ट कहलाएगा? एंड एसआरएस इज़ करेक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड देयरइन रिप्रेजेंट्स समथिंग रिक्वायर्ड ऑफ द सिस्टम टू बी बिल्ट। जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने एसआरएस के अंदर मेंशन की हैं, उनका ताल्लुक सॉफ्टवेयर से हो। कोई इर्रेलेवेंट कोई चीज़ ना हो, ऐसी रिक्वायरमेंट उसमें मेंशन नहीं करनी, जिनका आपकी एप्लीकेशन
या उसके जो डोमेन है उससे कोई रेलेवेंस ना बनती हो, या कि गैर ज़रूरी कोई चीज़ उसमें ना हो। आपने एसआरएस के अंदर फॉर एग्जांपल 1000 रिक्वायरमेंट्स मेंशन की हुई हैं, तो 1000 जो है वो तमाम की तमाम का तल्लुक जो है वो आपकी एप्लीकेशन के साथ होना चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर से रेलेवेंस हो। हर रिक्वायरमेंट को जब आप इम्प्लीमेंट करें, तो पता चले कि ये इस रिक्वायरमेंट का जो ये जो फीचर है जिसको हम डेवलप करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक उस एप्लीकेशन से है, ये कोई इर्रेलेवेंट नहीं है। इर्रेलेवेंट जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनको आप शुरू में ही आइडेंटिफ़ाई करके निकाल देंगे, ताकि ये ना हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रिक्वायरमेंट्स आपने मेंशन की हुई हैं, उसके अंदर 300 रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, जो कि इर्रेलेवेंट हैं। उनको आप खामख़ाई जनाब इकट्ठा करें, रिव्यू करें, एनालाइज़ करें, उनको डेवलप करें, टेस्ट करें और डिप्लॉय कर दें, तो इसका मतलब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, एक बड़ा पोर्शन, जो कि जिन पे आप खामख़ा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है या जिनका क्लाइंट की डिमांड के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसका मतलब कि शुरू में ही रिक्वायरमेंट्स को चेक करना कि वो करेक्ट हैं कि नहीं हैं, एसआरएस जो है वो क्वालिटी का एप्लीकेशन डेवलप करने में हेल्प आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। दूसरी चीज़ थी अनएम्बिगुअस के रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्लैरिटी हो कि जनाब कोई बहाम नहीं इसमें, कोई फॉर एग्जांपल मिसअंडरस्टैंडिंग का जो नेचर है वो उसमें नज़र ना नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और एन एसआरएस इज अनएम्बिगुअस इफ एंड ओनली इफ एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड देयरिन हैज ओनली वन इंटरप्रिटेशन। अगर किसी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपने लिखी हैं, मिसाल के तौर पे एक रिक्वायरमेंट लिखी है, रिक्वायरमेंट नंबर 25, वो 25 नंबर रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी टीम के 3 या 4 लोग पढ़ें, तो चारों के चारों उसका एक ही आंसर या एक ही मतलब समझें, तो फिर वो अनएम्बिगुअस है, ठीक है? लेकिन अगर चारों में से एक बंदा भी कह दे कि नहीं यार मुझे लग रहा है कि इसका मतलब ये नहीं ये है, तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है। उसको पहले आप ठीक करें, उसको क्लियर करें। At a minimum, all terms with multiple meanings must appear in a glossary. जो समटाइम आपको पता है कि जो लैंग्वेज है, जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, उसका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एरिया टू एरिया, ठीक है? जो हम मिसाल के तौर पे जो बोलते हैं ना, वो कोई प्रॉपर ग्रामर के हिसाब से नहीं बोलते लैंग्वेज, जिनको हम स्लैंग्स कहते हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ इलाकों की जो ज़ुबानें हैं, उनका थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ना सिर्फ बोलने में, बल्कि उनका जो मीनिंग है, उनके अंदर भी। ऐसा है कि नहीं है? यस सर, ऐसे ही है। कोई एग्ज़ाम्पल आप किसी के ज़हन में है? कि एक लफ़्ज़ जो है, मिसाल के तौर पे मैं लाहौर में रहता हूँ, तो लाहौर में उसका मतलब ये है, लेकिन कहीं किसी दूसरे इलाके में, कसूर में, गुजरात, फैज़ाबाद में उसका मतलब कुछ और है। या किसी और कंट्री में उसका मतलब और है। ऐसी कोई यस सर। एग्ज़ाम्पल? सर मलेशियन लैंग्वेज में सुसु को दूध कहते हैं, और अगर सुसु को उर्दू में किया जाए, मतलब जो हम यूज करते हैं, तो वो सर वो आपको पता ही है क्या क्या मतलब बनता है। अच्छा। आपको पता खुद है ही कि एग्जाम्पल जैसे है। हमारे यहाँ पे फुटबॉल वर्ड यूज़ होता है, बेस्ट ऐसे ही है? एग्जांपल एवर। फुटबॉल हमें पता है कि यस सर। कौन-सी गेम है, लेकिन अगर आप अमेरिका में चले जाएँ, तो अमेरिका में फुटबॉल का मतलब वो नहीं है, जो यहाँ पे है। सर वो सोकर। वो इसको सॉकर कहते हैं। ऐसे ही है ना? शॉर्निंग सॉकर मूवी भी है। यस सर, तो ऐसे ही है। अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ के डेवलपर हैं, टीम यहाँ की पाकिस्तान की है और क्लाइंट आपका अमेरिकन है, वो आपको मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ बता रहा है, या आप यहाँ का क्लाइंट है और डेवलपर वहाँ के हैं, तो क्लाइंट कहे जी मैंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है वो फुटबॉल के बारे में है। तो इसका मतलब कि जो है एप्लीकेशन, उसमें जो स्लैंग्स हैं उनकी क्लैरिटी ज़रूरी है। क्या ख्याल है? अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप गलत सॉफ्टवेयर डेवलप। यस सर। एफिशिएंट एफिशिएंट नहीं बनेगा। वो कुछ क्लाइंट कुछ और कह रहा है तो हम कुछ और बना और।
इसी तरीके से आपको पता है कि बहुत सारे और भी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जेल में होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जैसे आपको पता है यहाँ पे हम नॉर्मली जो वेट करते हैं चीज़ों का वो किलोग्राम में करते हैं या ग्राम्स में करते हैं, जबकि अमेरिका के अंदर नॉर्मली पाउंड्स के अंदर काम होता है। पाउंड, कितने पाउंड की ये चीज़ है, ऐसे है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि हमें जस्ट जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हुए बड़े ही ध्यान से काम करना पड़ता है कि जनाब हम जो भी चीज़ें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो देख लें कि जो हमारे नज़दीक मीनिंग बन रहा है क्लाइंट या डेवलपर भी उसको वैसे ही समझ रहा है। अगर ऐसी कोई कन्फ्यूजन है तो उसको शुरू में ही क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये फॉर एग्जांपल किसी बड़ी चेंज का बायस बन सकते हैं कि आपने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, क्लाइंट बाद में कहे नहीं जनाब ये आपने क्या किया, मेरा तो मतलब कहने का ये था, तो आप कहेंगे नहीं मैं तो ये समझा था। तो इसका मतलब अगर एम्बिग्युइटी है तो उसको पहले ही क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ पे भी एग्जांपल है कि समटाइम आप जब लंबी कोई लिखेंगे, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था लेक्चर के अंदर, अपने लेक्चर के अंदर, कि आप कोशिश करें कि खाम खा जो रिक्वायरमेंट है उसको एलेबोरेट ना करें, खाम खा अननेसेसरी डिटेल उसमें ऐड ना करें, रिक्वायरमेंट को बड़ा कम्पैक्ट लिखें ताकि उसका मीनिंग सही रहे। जैसे यहाँ पे इस जो हाईलाइट मैंने की हुई लाइन, ये एक रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर उसने और का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो सजेशन ये है कि जब भी आप रिक्वायरमेंट लिखें उसमें एंड और इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपने यूज़ नहीं करने, ये आपकी रिक्वायरमेंट को एम्बिगस बनाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि मिसाल के तौर पे अगर ये इतनी लाइन है तो कोशिश करें अगर एंड और आ रहा है तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, दो रिक्वायरमेंट्स बना लें उसकी, ताकि कहीं भी कोई बंदा गलती ना खाए। An SRS is complete if it possesses the following 4 qualities. अगर ये 4 क्वालिटीज किसी भी SRS के अंदर हैं तो हम कह सकते हैं ये वो कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल एवरीथिंग दैट अ सॉफ्टवेयर इज प्रपोज टू डू इज इंक्लूडेड इन द SRS। जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर होना है वो तमाम का तमाम SRS के अंदर होना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर के फीचर्स किसी भी वेबसाइट के, किसी एप्लीकेशन के जो हमने डेवलप करने हैं, उन तमाम का जिक्र अगर SRS के अंदर है तो हम कह सकते हैं कि SRS ओके है। इसके अलावा उसकी डेफिनेशंस ऑफ द रिस्पॉन्सेज of the software to all realizable classes of input data in all realizable classes of suited of situations is included। कि जितनी भी आपने, हमने लास्ट टाइम भी शायद आपको याद हो कि हमने ये जिक्र किया था कि आप चीज़ों का जब भी रिक्वायरमेंट्स लिखें तो उसका साथ में उसका रैशनल जो है वो बहुत ज़रूरी है कि उसकी रीज़न, ये कोई भी रिक्वायरमेंट है वो फॉर एग्जांपल क्यों लिखी आपने, उसका रीज़न क्या है या उसका पर्पस क्या है, वो अगर सारी कहानी मौजूद है तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनकी यानी कि डेफिनेशन जो हैं वो प्रॉपर्ली आपने अगर मेंशन की हुई हैं तो फिर आप कभी भी गलती नहीं खा सकते। ऑल पेजेस आर नंबर्ड, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली आपने नंबरिंग की हुई है, उनको पैराग्राफ की सूरत में उसको कोई ना कोई मिसाल के तौर पे कोई चैप्टर की सूरत में ऐसे आपने डिफाइन करके लिखा हुआ है, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक आपने अच्छा क्वालिटी का एट्रीब्यूट्स जो डॉक्यूमेंट है वो बनाया है। वेरीफाइबल एक और क्वालिटी है SRS की। एन SRS इज वेरीफाइबल इफ एंड ओनली इफ एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड देयरिन इज वेरीफाइबल। हर रिक्वायरमेंट जो आपने डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन की है उनको वेरीफाई किया जा सके कि कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो उसका फॉर एग्जांपल रेलिवेंस क्या है, उसकी वजह क्या है, वो कहाँ से आई है, किसने दी है, या उसको कौन डेवलप करेगा, ये सारी कहानी अगर उसके साथ मेंशन है तो फिर एक रिक्वायरमेंट जो है वो वेरीफाइबल होगी। अगर तमाम रिक्वायरमेंट्स वेरीफाइबल हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है आपका वो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है SRS की वो है कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी यह होती है कि हर दफ़ा जब भी आप किसी बात को करें तो वो हर दफ़ा एक ही हो, उसका ना तो मीनिंग डिफरेंट हो ना उसकी वर्डिंग डिफरेंट हो। एन SRS इज कंसिस्टेंट इफ नो रिक्वायरमेंट स्टेटेड देयरिन इज इन कन्फ्लिक्ट विद अदर प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट्स। ये ना हो कि जनाब क्लाइंट ने पिछले हफ्ते जो आपसे मीटिंग की थी उसमें एक चीज़ बयान कर रहा है कुछ और तरीके से, इस हफ्ते जब मीटिंग हो तो वही बात किसी और तरीके से बयान कर रहा हो, तो इसका मतलब उसकी बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है, वो बार बार जब भी बात करता है तो हर दफ़ा नई बात करता है। तो फिर आप उसको क्लियर कहेंगे जनाब ये रिक्वायरमेंट जो पिछले हफ्ते आपने दी थी उसमें तो आप ये कह रहे थे, अब आप ये कह रहे हैं। अगर ऐसा मामला है तो आप फिर उसको क्लियर करेंगे
ताकि एक कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट बने। नो सबसेट ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड देयर इन कन्फ्लिक्ट, के जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनका कोई भी सब पार्ट या ऐसी कोई भी चीज़ वो कन्फ्लिक्टिंग ना हो, कहीं पे भी आपको ये ना मतलब ऐसा फील हो कि जनाब कहीं तो इसका मतलब कुछ और था, यहाँ इसका मतलब और है। अगर ऐसी कोई बात है तो आप पहले ही उसको क्लियर करें चीज़ों को। इसके अलावा अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ये जिक्र किया था जब हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में देख रहे थे कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपने कोशिश करनी है नेचुरल लैंग्वेज में लिखें, टेक्निकल लैंग्वेज में ना लिखें, क्योंकि आपने वो रिक्वायरमेंट सिर्फ अपने लिए नहीं लिखी, उसमें क्लाइंट भी इन्वॉल्व होगा या क्लाइंट से भी आपने फीडबैक लेनी है। अगर रिक्वायरमेंट्स आपकी एक अच्छे तरीके से लिखी हैं अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, तो क्लाइंट उसको अच्छे तरीके से समझ सकेगा और को फीडबैक भी दे सकेगा। अगर क्लाइंट को समझ ही नहीं आ रही है कि आपने क्या मेंशन किया हुआ है, तो उसके बारे में वो कैसे जज करेगा कि आप सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। अगर उसको समझ आएगी तो वो फ़ौरन कह देगा कि ओहो यार ये आपने क्या लिख दिया, मैं तो ऐसा नहीं आपसे कहा था, या मैंने ये तो डिमांड ही नहीं की आपसे, ये आपने कहाँ से लिख ली। ठीक है, ये तभी होगा अगर उसको उन रिक्वायरमेंट्स की समझ आएगी तो लिखी हुई की, लेकिन उसको समझ ही नहीं आएगी तो वो आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं दे पाएगा, तो फिर सारा मकसद ही फौत हो जाएगा रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करने का या एनालाइज करने का। इसके अलावा मॉडिफाइबल, कि जो एसएलएस आपने डेवलप करना है उसको इस तरीके से मैनेज करें या उसको तरतीब दें या लिखें कि उसमें मॉडिफिकेशंस इजीली हो सकें। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने रिक्वायरमेंट्स 1000 रिक्वायरमेंट्स आपने मेंशन की हैं, ठीक है जी, और आपने लिख ली एक तरतीब से 1 2 3 उनकी नंबरिंग कर दी और रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं जनाब। अब क्लाइंट अगले दिन आ जाए, ओके जनाब ये जो आपने फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट नंबर 66 और 67 हैं, ये कोई रेलिवेंट नहीं है, मैं गलती से आपको इनको डिलीट कर दें। ठीक है जी, आप उनको डिलीट कर देंगे। अगर तो फॉर एग्जांपल उसकी मैनुअल मार्किंग हुई है, मैनुअल नंबरिंग हुई है, तो सारे नंबर आपको दोबारा करने पड़ेंगे, नेक्स्ट जितनी भी हैं। 1000 रिक्वायरमेंट्स हैं, 66 67 आपने उड़ा दी, तो इसका मतलब अगले सारे नंबर आपको मैनुअली फिर चेंज करने पड़ेंगे। या आपने रिक्वायरमेंट्स को मैनेज इस तरीके से किया हुआ कि आपने एक तरतीब से लिखी हुई सीधी, जैसे सीक्वेंस में लिखते हैं। अब उसमें डेटाबेस की भी मिक्स हैं, उसमें जनाब फंक्शनल नॉन फंक्शनल सारी कुछ आपने एक ही जगह मेंशन की हुई हैं, तो वहाँ से अगर आपको किसी एक कैटेगरी के अंदर कुछ चेंज करना पड़ जाए तो फिर सारा सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को कोई चैप्टर वाइज या ऐसे कोई यूनिट वाइज तरतीब दे लें, तो मिसाल के तौर पे ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये फंक्शनल हैं, ये फ़लाँ पेज से फ़लाँ तक जो है नॉन फंक्शनल हैं, आगे डोमेन की हैं, आगे यूनिवर्स हैं। अगर हमको अलग-अलग उनको चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज को डिवाइड कर दें या उसको कुछ तरतीब से सीक्वेंस से लिखें, तो फिर आपको उसकी मैनेजमेंट जो है उसकी मॉडिफिकेशन या उसके अंदर चेंजेस आसान हो जाएगी। यहाँ पे भी मेंशन है कि आप उसकी इंडेक्सिंग करें या टेबल ऑफ कंटेंट्स या ऐसी कोई चीज़ आप साथ मेंशन करें, तो फिर आप रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट की मॉडिफिकेशन जो है वही आपके लिए मसला बन जाएगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जी एसआरएस का ट्रेस्ड, एंड एसआरएस इज ट्रेस्ड इफ द ओरिजिन ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट इज क्लियर। अगर आपको ये पता है जी, हम देख रहे थे कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो जो एसआरएस है उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ट्रेसेबल होनी चाहिए, कि पता हो कि कोई भी रिक्वायरमेंट्स का ओरिजिन क्या है। ओरिजिन का मतलब कि ये इनिशिएट कहाँ से हुई है या इसका पर्पस क्या है, इसकी रीज़न क्या है, ये तमाम चीज़ें अगर उसके साथ अटैच हैं तो फिर रिक्वायरमेंट्स के अंदर उसको चेंज करना या उसको मैनेज करना, इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान हो जाएगा। दैट मीन्स दैट द एसआरएस इंक्लूड्स रेफरेंसेस टू अर्लियर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, कि अगर कोई उसके साथ अटैच है तो उसका जिक्र उसके साथ अटैच होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे आपको पता है कि आपका जो रिजल्ट कार्ड है वो जनरेट होता है, ठीक है जी, और रिजल्ट कार्ड जनरेट के होने के लिए का मतलब ये है कि उसका जीपीए सीजीपीए या उसकी परसेंटेज आपके रिजल्ट की वो कैलकुलेट होती है। और ये चीज़ जो है ये आपको पता है कि ऐसे ही मुंह उठा के नहीं होती, इसके पीछे कोई ना कोई फार्मूला होगा। ठीक है, और फार्मूला भी जो है कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो अपना नहीं, ये नहीं कि कोई भी इदारा जो है वो अपनी मर्जी से जीपीए कैलकुलेट करने का फार्मूला डेवलप कर ले और जनाब बच्चों के उसके मुताबिक कैलकुलेट शुरू कर दे। तो इसके लिए आपको एचईसी या इस तरह के जो इदारे टॉप पे बैठे हैं उनकी जो रेफरेंसेस हैं उनको ऐड करना पड़ता है या उनको यूज़ करना पड़ता है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन कहीं की हुई है तो आपने रिक्वायरमेंट के साथ मेंशन करना है कि जनाब ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो मैंने रिक्वायरमेंट के अंदर मेंशन किया है क्लाइंट ने,
कि जनाब आप जीपीए कैलकुलेट करके देंगे हर बच्चे का, तो जीपीए जो है वो किस फॉर्मूले के तहत होना कैलकुलेट, उसका रेफरेंस जो है उसके साथ लिखा हो और मेंशन हो कि जनाब अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है तो फलां पेज पे या फलां इंडेक्स नंबर या अपेंडिक्स पे चले जाएं, वहाँ इसकी डिटेल, ठीक है। या एटलीस्ट ये लिखा हो कि ये जो फार्मूला है ये HEC का फार्मूला है। तो इसका मतलब आप रिक्वायरमेंट को ट्रेस करने के काबिल हैं कि रिक्वायरमेंट्स ऐसे नहीं हवा में नहीं लिखी हुई, उसका कोई ना कोई वेयर अबाउट, उसका कोई ओरिजिन है। हाँ जी। जी ये ट्रेसेबिलिटी के लिए जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन है पॉइंट्स कि ट्रेसेबल एक डॉक्यूमेंट को ट्रेसेबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन है कि आप उनको प्रॉपरली नंबरिंग करें, उनका कोई रेफरेंस ऐड करें और उसका कोई ना कोई मिसाल के तौर पे कोई ना कोई जैसे लिंक होता है वो इस्टेब्लिश करें। जैसे मैंने कहा कि आमतौर पे जब आप डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो एक तो वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपका है, जो आपने लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप एडिशनल हेल्प के तौर पे उसमें उस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करते हैं। जैसे एक चीज़ होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स उसको कहते हैं, अपेंडिक्स A B C D इस तरह उसके नाम रखे होते हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने कहीं डॉक्यूमेंट के अंदर जीपीए का जिक्र किया तो मैंने वहाँ पे लिखा था कि जनाब HEC का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है जीपीए कैलकुलेट करने के लिए। अब HEC का फार्मूला क्या है वो मैंने अपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन जो HEC का पेज है जहाँ पे वो फार्मूला की डिटेल लिखी है वो मैं उसका एक पेज अपनी बुक या अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे लगा दूंगा और वहाँ पे उसका नाम, उसका हेडिंग लिख दूंगा अपेंडिक्स A, ठीक है। और जहाँ पे मैं उस फार्मूले का जिक्र करूंगा किताब के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर तो साथ में ब्रैकेट के अंदर अपेंडिक्स A लिख दूंगा मैं। तो इसका मतलब पढ़ने वाला अगर कंफ्यूज हो कि ये फार्मूला क्या है, ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो वो फौरन अपेंडिक्स A पे जाएगा और देखेगा वहाँ पे डिटेल क्या लिखी है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स डॉक्यूमेंट के शुरू में बनाए जाते हैं ताकि पढ़ने वाला जो है वो किसी भी टॉपिक को आसानी से ढूंढ सके, खामखा बस उसका टाइम ना ज़ाया हो। इसके अलावा एक चीज़ होती है इंडेक्स, अगर आप में से किसी को पता है तो इंडेक्स किसको आइडिया है क्या होता है? क्या कोई बंदा जानता है कि बुक के अंदर इंडेक्स क्या होता है? नो सर, आई डोंट नो। कभी बुक के और अंदर वो स्टार्ट में जो सर बताया। आपने इंडेक्स देखा होगा, अभी मैं बताऊंगा तो फिर आपको याद आएगा वो अच्छा ये था पेज नंबर वगैरह सारे और glossary वगैरह एक तो टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए होते हैं जिनकी मदद से आप जो उसके टॉपिक्स हैं जी ना, सर। टॉपिक्स हैं उस या चैप्टर्स हैं उनकी तरतीब आप देखते हैं कि जनाब वो बुक में किस सीक्वेंस से दिए हुए हैं और किस पेज पे दिए हैं। लेकिन अगर आप बुक के एंड पे देखिए, एंड पे कुछ 4-5 पेजेस होते हैं जहाँ पे इंडेक्स दिया होता है। उस इंडेक्स में क्या होता है कि उसमें कीवर्ड्स जो हैं आपकी बुक के अंदर इस्तेमाल हुए जो अहम वर्ड्स हैं वो लिखे होते हैं अल्फ़ाबेटिकली और उनका साथ में पेज नंबर मेंशन होता है, ठीक है। यस अब टेबल ऑफ सर, कंटेंट वो रेफरेंस जी, इंडेक्स जो है ये बेसिकली सर, वो आपको, रेफरेंस ये इंडेक्स बेसिकली आपको होती बुक है। के अंदर कोई भी चीज़ सर्च करने में हेल्प आउट करता है। तो मिसाल के तौर पे आपने अगर देखना हो वर्ड क्लास या कंस्ट्रक्टर, कि कंस्ट्रक्टर जो है उसके बारे में बुक में कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इंडेक्स पे जाएंगे वहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल लिखे होंगे, सबसे पहले ए वाले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से। और आप सी पे जाएंगे वहाँ पे CON कंस्ट्रक्टर, जैसे डिक्शनरी से वर्ड आप सेलेक्ट सर्च करते हैं तो कंस्ट्रक्टर के आगे लिखा हुआ पेज नंबर फॉर एग्जाम्पल 15, तो आप फॉरन 15 पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल लिखी होगी, ठीक है। तो जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसमें और इंडेक्स में थोड़ा सा फर्क होता है। उसका पर्पस सिर्फ ये है कि जो रीडर है उस बुक का या उस डॉक्यूमेंट का उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए कि वो चीज़ों को आसानी से ढूंढ के पढ़ सके, उसको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है जी। तो आपने भी जब डॉक्यूमेंट बनाना है SRS
तो वो ट्रेसेबल बनाना है कि किसी भी चीज़ को आसानी से ट्रेस किया जाए, सर्च किया जा सके, या उसका जो रेफरेंस है वो ढूंढा जा सके। इसके अलावा डिज़ाइन इंडिपेंडेंट, कि कोई प्रॉपर कोई आप उसके लिए फॉर्मेट मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब आपको हार्ड एंड फास्ट आपने रूल फॉलो करना है, ये ज़रूरी नहीं है। जस्ट जो ये जो पॉइंट्स हम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट्स जस्ट इनको इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं, अनएम्बिगुअस हैं, करेक्ट हैं, ट्रेसेबल हैं। ये चीज़ें जो हैं ये आपने प्रॉपरली उनको इंश्योर करना है। इसके अलावा एक और क्वालिटी है एनोटेटेड, कि आपका डॉक्यूमेंट एनोटेटेड होना चाहिए। एनोटेटेड का मतलब कि आपने, जैसे मैंने कहा कि आपने कहीं मेंशन किया हुआ है एचजीसी का फॉर्मूला जीपी कैलकुलेट करने का, तो उसका प्रॉपर रेफरेंस मौजूद हो उस डॉक्यूमेंट के अंदर, एसआरएस के अंदर, जिसमें आपने अगर मेंशन किया कि फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्मूला अगर आपने इसकी डिटेल पढ़नी तो आप अपेंडिक्स ए पे जाएं, ठीक है, और अपेंडिक्स ए जो है वो पेज आपने एंड पे लगाया। अब ये ना हो कि वहाँ पे आपने अपेंडिक्स ए लिखा हुआ है, लेकिन जब अपेंडिक्स ए खोला जाए तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई और ही चीज़ लिखी हो, तो पढ़ने वाला जो है वो मजीद कंफ्यूज है कि यार ये क्या, मैं ढूंढ कुछ और रहा था, मिल कुछ और रहा है। तो इसका मतलब इससे आइडिया होगा कि ये क्वालिटी डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसमें चीज़ों को प्रॉपरली एनोटेट नहीं किया हुआ, उनका आपस में जो रेफरेंस है वो नहीं मिल रहा। कंसाइज, द एसआरएस दैट इज शॉर्टर इज बेटर गिवन दैट इट मीट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने ये पहले भी देखा है कि जो खाम खा की डिटेल है वो चीज़ों को फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूज करेगी या एम्बिगुअस बनाएगी। आपने कोशिश करनी है कि जो डॉक्यूमेंट है आपका या रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंसाइज हैं, टू दी पॉइंट है। जितना कम लिखेंगे उतना ही समझने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कम से कम आएंगी, उतना ही उसके डबल मीनिंग जो हैं वो कम से कम निकलेंगे। इसलिए आमतौर पे अगर आप में से किसी को आइडिया हो कि जज जो है जब लिखता है ना आमतौर पे कोई फैसला, तो वो कोशिश करता है भले ही सिलेक्टिव वर्ड्स या कम से कम वर्ड्स के अंदर वो डिसीजन लिखता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्ड लिखे जाएंगे उतना ही उसके मीनिंग्स या उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो उसके बारे में क्लैरिटी जो है वो ख़राब होगी या एम्बिग्युइटी बढ़ेगी। तो जब आपने भी एसआरएस डेवलप करना है तो आपने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कोशिश करना है कि सिर्फ टू दी पॉइंट काम की बात लिखें, खाम खा की डिटेल उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड, डेफिनेटली आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि तरतीब किसी भी चीज़ की, वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है उसको पढ़ने के हवाले से या उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। अगर आपने चीज़ों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जैसे मैंने कहा कि चैप्टर की सूरत में, यूनिट की सूरत में, या इसे किसी भी सीक्वेंस जो आप मुनासिब समझे, तो अगर आपने प्रॉपर्ली उसको मैनेज किया हुआ है तो फिर चीज़ों को लिखना, पढ़ना, इम्प्लीमेंट करना, अंडरस्टैंड करना, इम्प्लीमेंट करवाना या उसको रिव्यू करना, हर काम जो है वो आसान हो जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी हैं। अगर ये मौजूद हैं उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर, तो फिर इनको ज़रा क्लैरिफाई कर लें या इन पे फोकस कर लें कि ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसी टर्म्स हैं, ये समटाइम्स एम्बिग्युइटी क्रिएट करती हैं। अगर ऐसे वर्ड कहीं पे रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेंशन हैं तो आप उनको ज़रा ध्यान से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो कि बेसिकली एम्बिग्युइटी या जो प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजन वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे, अगर कहीं पे लिखा हुआ है इफ और साथ देन मेंशन है कि अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा होगा। जैसे इफ देन आपको पता स्टेटमेंट होती है सी के अंदर, ठीक है, अगर ऐसा हो तो फिर ये होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा, ये नहीं मेंशन। इसका मतलब एल्स पार्ट जो है मिसिंग है। तो ये चीज़ जो है ये एम्बिग्युइटी क्रिएट करेगा कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा है तो फिर इसका नतीजा क्या है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, यानी कि चीज़ क्लियर या कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये चंद पॉइंट्स हैं, इनको इंडिपेंडेंटली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल जनरल इंग्लिश के वर्ड हैं कि अगर ये कहीं पे आपको नज़र आ रहे हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर, तो फिर आप थोड़ा सा उसको ज़रा अटेंटिवली या विजिलेंटली उसको गो थ्रू करें या पढ़ लें एक दफ़ा कि इसका मीनिंग जो है वो कहीं कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा। लास्ट स्लाइड ये है कि जनाब ये जो जितनी कहानी हमने पढ़ी आज, कि जनाब ये भी होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इस तरह का होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स इस तरह की होनी चाहिए, मीनिंग डबल नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट ना हो, ये सारी कहानियाँ जो हैं ये जनाब एक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ मिलें। कंक्लूजन या
नतीजा ये है कि जनाब ये सारी चीज़ें किसी भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर डालना या इनकॉर्पोरेट करना या इंश्योर करना मुश्किल काम है, लेकिन आप इनको इंश्योर करने की ट्राई कर सकते हैं कि जनाब एक रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट भी हों, अनएम्बिगुअस भी हों, कंसिस्टेंट भी हों, फॉर एग्जांपल उसकी रेलेवेंस भी बनती हो, ट्रेसेबल भी हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, जितने पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, ये सारी के सारे इन सब को किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना मुश्किल काम है और ये होता नहीं है। लेकिन ये मुश्किल काम नहीं है, आप इन पे फोकस तो कर सकते हैं। जितना इसको इन तमाम पॉइंट्स को ज़हन में रखेंगे, उतना ही आपका डॉक्यूमेंट जो है क्वालिटी का डॉक्यूमेंट बनेगा। ये था ये आज का लेक्चर जिसमें हमने जो एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए हैं कि क्वालिटी जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह का होता है, वो कौन से एरियाज़ हैं जिनको हमने उनमें ऐड करना है और कौन से ऐसे हैं जिनसे अवॉइड करना है, ये भी हमने उसमें देखा। और फिर एट द एंड हमने ये देखा कि जनाब ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको इन पे फोकस तो किया जा सकता है, लेकिन तमाम को इनकॉर्पोरेट करना या इंश्योर करना जो है